हमारा जो है वो 18th लेक्चर है। सॉरी, 18th लेक्चर है आज। लेट मी check it. Please wait for a few minutes. का प्रॉब्लम आ गया था। दैट्स वाई थोड़ा लेट हो गया तो uh, क्या आप लोगों को 18वां लेक्चर मिल गया है? आई थिंक फैजुल्ला साहब जो कि इस्लामाबाद में हमारे कुलीग हैं, बैठे हैं, वो उन्होंने इसे कर दिया होगा शेयर। तो आज हम लेक्चर 19 शुरू करने जा रहे हैं। तो ये मैंग्रीव साहब क्या पूछना चाहते हैं सवाल? जी, मकबूल साहब, क्या सवाल है आपका? ये सर लेक्चर 18 तक मिल गए हैं सारे सर। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाइए अपना, जरा माइक अपने करीब कीजिए। सर मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 18 तक लेक्चर हमें मिल गए हैं सर। ओके 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 ठीक ओके है। ओके ओके। जैनुल आबिदीन का डेफिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। थोड़ा सा जरा जी लेक्चर शुरू कर लेंगे, फिर मैं जैनुल आबिदीन को डिस्क करूंगा कि व्हाट ही एक्चुअली वांट्स। जैनुल आबिदीन, आपका सवाल मुझे नहीं बेटे समझ आ रहा कि व्हाट यू वांट टू आस्क।
जी जैन, मुझे जरा थोड़ा सा बताएंगे कि आप क्या पूछना चाहते हैं बेटे इसमें। आई एम नॉट फॉलोइंग योर के एक्चुअली इसमें क्या मसला क्या आपको आ रहा है। जैन तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज तो क्लियर है सर। हाँ, ये सवाल पूछ के मैं फिर इसे। अच्छा, जैन जो है वो ये पूछना चाह रहा है एन अकाउंट। जैन, अकाउंट से मुराद यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकाउंट्स नहीं है। ये यहाँ अकाउंट से मुराद एक राइटिंग है, ए राइटिंग मटेरियल, not in the form of the accounting statement or anything else that you are perceiving here. तो मेरा ख्याल ये है कि अकाउंट की जगह आप राइटिंग मटेरियल या ए रिटर्न अकाउंट कर लें या रिटर्न मटेरियल कर लें तो शायद यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर, मतलब के elaborate way. तो if still you feel any difficulty then we can share it later on. आपको ये वर्ड तंग कर रहा है तो you can change it. ओके पार्टिसिपेंट्स, हमने पिछली स्लाइड के अंदर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हमने फाइलिंग सिस्टम जो है फाइल के बारे में ज्यादा डिटेल देखी थी। आज मैं फर्दर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में सवाल आपको शेयर करूंगा कि मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड से मुराद क्या है और हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन द पेपर। तो लेट्स कंटिन्यू द रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो कि दफ्तरों में हम करते हैं, उसमें आज हम मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पढ़े। पहले हमने रिकॉर्ड देखा था जो कि फाइलिंग की सूरत में हम करते हैं, और आज उसकी मैनेजमेंट देखेंगे। द प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्लूड रिकॉर्डिंग, इंडेक्सिंग एंड रीडिंग ऑफ फाइल्स। रीडिंग ऑफ फाइल्स के ऊपर एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ वी कैन रीड द फाइल्स ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड। इट इज वेरी पर्टिकुलर मैटर के रीड आउट ऑफ द रिकॉर्ड जो है, इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ये तीन चीजें रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। हाउ द रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड, इंडेक्स्ड एंड रीड आउट। उसको जो गैर जरूरी होता है उसकी हम छांटी कैसे करते हैं, उसको निकालते कैसे। Action on a file should not be treated to have been completed unless it has been properly recorded and indexed. एक फाइल जब आपकी उस पर काम करते करते अगर आप वो बहुत ज्यादा बड़ी फाइल हो जाती है तो आप फाइल का वॉल्यूम खोल लेते हैं। नॉर्मली 100 पेज तक फाइल जाए तो दूसरा वॉल्यूम उसका खोल लेना चाहिए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका 125 तक भी चला जा सकता है, 150 तक भी जा सकता है। जब तक वो हैंडी फाइल रहती है आप उस पर पेपर लगाते जाते हैं। उसके रिकॉर्ड की मैनेजमेंट का टाइम वो होता है व्हेन द इश्यूज दैट हैव बीन डेल्ट विद इन दैट फाइल, उसके वॉल्यूम्स के अंदर, दैट हैव बीन कंप्लीटेड एंड फिनिश्ड, and this file is not no more required in your sections for further action, then you place it in the record room.
Before placing it in the record room, you have to go through certain steps to complete it. उसकी रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग जो है वो क्या तरीकाकार है, आगे हम शेयर करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। फिर इंडेक्सिंग करेंगे। फिर उसका एक अरसा मुकर्रर होता है। कुछ फाइलें जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए हमें रखना पड़ती हैं। कुछ फाइलें जो हैं उनकी उनकी लाइफ जो है वो 5 साल होती है, कुछ जो है वो 10 साल होती है, कुछ की 15 साल होती है। तो एवरी ईयर ऑफिस को इंचार्ज जो है उसको देखना पड़ता है कि फाइलों का स्टेटस क्या है, उसके प्रिजर्व करने का, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करने का। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये डेफिनेशन पहले सुन लें कि इस रिकॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर ये 5 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल्स जो है, इससे मुराद मींस कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल्स है into various categories depending on the period for which they should be preserved। पहले तो कैटेगरीज में डिवाइड करें कि फाइलों ने कितने अरसे तक हमने इसे को प्रिजर्व करना है। हमने साल के लिए करना है, हमने 5 साल के लिए करना है, हमने 10 साल के लिए करना है, हमने 15 साल के लिए करना है, या हमने लाइफ टाइम के लिए हमने इसको प्रिजर्व करना है। ये कैटेगराइजेशन करेंगे आप। दूसरी डेफिनेशन वर्ड है टेक्निकल, जो कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि फाइलों की दर्जाबंदी इस तरीके से हम करेंगे कि कौन सी फाइलें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल नेचर की हैं, या सीक्रेट नेचर की हैं, या आम नेचर की फाइलें। देन नंबर 3 के ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग का लफ्ज आता है। रिकॉर्डिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ए फाइल आफ्टर एक्शन ऑन ऑल इश्यूज कंसिडर्ड ऑन इट हैज बीन कंप्लीटेड। ये पिछली स्लाइड के अंदर मैंने 3 लफ्ज बोले थे, रिकॉर्डिंग, इंडेक्सिंग एंड रीडिंग। दोबारा उसको देख ले। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, इंडेक्सिंग एंड रीडिंग। अब आ जाएं इनकी तशरीह के लिए। तो रिकॉर्डिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ए फाइल आफ्टर एक्शन ऑन ऑल इश्यूज कंसिडर्ड ऑन इट हैज बीन कंप्लीटेड। Indexing means preparation of index slips for each file and ultimately an annual index of files of the division। यहाँ डिवीजन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो दिस इज अगेन द लेक्चर इज रेफर टूवर्ड्स फेडरल सेक्रेटेरिएट की वर्किंग। लेकिन at the analogy of the working in the other government offices, आप अपने हर दफ्तर को आप इसके जगह रख सकते हैं। डिवीजन की जगह आप अपना ऑफिस भी रख सकते हैं। तो इंडेक्सिंग जो है उसके ऊपर आप बाकायदा स्लिप्स लगाते हैं कि ये फाइल जो है ये 5 साल के लिए है, ये फाइल जो है ये 10 साल के लिए है। तो उस हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग हम करते हैं कि 5 साल वाली फाइलें अलहदा चली जाएंगी, 10 साल वाली अलहदा, 15 साल वाली, 20 साल वाली अलहदा, और फॉर लाइफ वाली अलहदा। दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग ऑफ फाइल्स। देन नंबर 5th comes weeding। Weeding means sorting out and destroying of those records which have been outlived their utility and need no longer be preserved and retained for future reference। Weeding से मुराद सादा अल्फाज में ये करें कि अपने दफ्तर से उसको आपने रिकॉर्ड को निकाल देना है। कैसे निकालना है? दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल द by the assistant and the section officer of a section कि कौन सी फाइलें जो हैं वो हमारी अपनी यूटिलिटी जो है वो पूरी कर चुकी हैं। आप फर्दर उन पर रेफरेंस होने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है।
तो ऐसा रिकॉर्ड जो है, क्योंकि दफ्तरों के अंदर ये एक रूटीन चलती है, तो वो इजीली इसको रीड आउट करने के लिए अलग कैटेगरी उसकी बना देते हैं। तो जब ये डेफिनेशंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो शेयर की हैं ये समझ आ जाए, तो फिर अगला स्टेप ये है कि कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल्स जो है उसकी डिटेल क्या है। In the previous file, I gave you the definition of 5 words: categorization, classification, recording, indexing, weeding. अब इनकी आगे तफसील जो है वो आएगी। तो पहली हमने कैटेगराइजेशन जो है उसको देखा है कि 4 किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो हमारे दफ्तरों में सेक्रेटेरिएट के अंदर बनाई जाती है। कैटेगरी ए की फाइल वो होती है जिसमें परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। परमानेंट रिकॉर्ड मीन्स फॉर लाइफ उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो द फाइल्स दैट कंटेन्स द नेचर ऑफ परमानेंट records is placed in the category A. This category shall include vital records of permanent nature या value which are irreplaceable and have to be preserved with the utmost care. As a general rule, the following types of records shall be classified under this category. जो परमानेंट फाइल्स हैं उसकी भी फर्दर जो है वो कैटेगरी की उसकी भी एक्सप्लेनेशन है। ए में फाइल्स कंटेनिंग डिस्कशंस और ऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ पॉलिसी, लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन से मुतल्लिका होंगी। बी कैटेगरी जो है परमानेंट रिकॉर्ड की फाइल्स कंटेनिंग, ये सारी की सारी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये परमानेंट रिकॉर्ड कैटेगरी ए की है, सिर्फ डिटेल में फर्क है। बी जो है फाइल्स कंटेनिंग ऑर्डर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशिंग इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स दैट आर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड frequently for reference over a long period. तीसरी किस्म है फाइल्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स whose importance warrants intention of their cases permanently. वर्ड यहाँ है वारंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है। ये लीगल लैंग्वेज का वर्ड है एक्चुअली वारंट का, लेकिन अंग्रेजी में भी हम इसे अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते हैं। इसकी जगह आप वारंट की जगह पर आप वांट्स भी लिख सकते हैं कि जिसकी इंपॉर्टेंस ये चाहती है कि हम उसको रिटेन करें परमानेंटली। सी कैटेगरी जो है वो हमारी स्टेट डॉक्यूमेंट्स सच एज ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज। 4 किस्म की ये जो है कैटेगराइजेशन, ये कैटेगरी ए की फाइलें। कैटेगरी बी के अंदर वो फाइलें आएंगी रिकॉर्ड्स टू बी रिटेन्ड फॉर 10 years और मोर। ऐसी फाइलों को हम कैटेगरी बी का नाम देते हैं। दिस कैटेगरी शैल इंक्लूड ऑल दोज फाइल्स which are not important enough to be preserved permanently but are important enough to be retained for a period of 10 or more years depending upon the extent of their utility. 10 साल या उससे ज्यादा के लिए हमें देखना पड़ता है हर साल उनको कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए कि इसे रखने की जरूरत है या नहीं। Service records of government servants should be classified under this category. गवर्नमेंट सर्वेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है हमारा, कि हमारी सर्विस का रिकॉर्ड, हमारे पेंशन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो है
वो कैटेगरी बी में फॉल करता है। These files should be transferred to the record room of the division after having been kept in the section concerned for 3 years. 3 साल तक इसको मुतलका सेक्शन के अंदर ही रहता है, लेकिन आफ्टर 3 years this file is shifted in the record room and labeled as category B. Then comes category C of the record. कैटेगरी सी में वो रिकॉर्ड आएगा that is to be retained for 3 to 9 years. 3 से 9 साल तक जिनकी लाइफ हमने बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, वो कैटेगरी सी होगी. This category shall include files which have limited utility and which may be required for only a few years. These files will also be transferred to record room of this division after having been kept in the section concerned for 3 years. Participants, please hold on your questions. मैं आपको टाइम दूंगा. ये मुझे let me finish these lectures first. तो उसके बाद ये चूंकि रोजमर्रा आपके इस्तेमाल की ये चीजें हैं, जरा थोड़ा सा दिलचस्प भी चीजें हैं कि आप दफ्तरों में जो काम करते हैं उनकी फाइलों की कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं. when you will go to your offices tomorrow, तो अपने इंचार्ज सेक्शन से पूछिए कि उनके रिकॉर्ड कैटेगरी क्या बनाई हुई है उन्होंने. however this categorization may differ with the classification that has been made by the फेडरल सेक्रेटेरिएट, लेकिन ऑलमोस्ट पर्पस इनका यही होता है. कैटेगरी डी के अंदर रिकॉर्ड वो रखा जाता है कि जो कि जिसको ज्यादा से ज्यादा हम 3 साल तक रख सकते हैं. 3 साल तक रखने के बाद this category includes papers of routine nature which are not likely to be required beyond a period of 3 years. The file record marked category D and ready for destruction will be transferred to the Department of Archives. ऐसी फाइलें जो कि हमने जाया कर देनी है 3 साल के बाद, तो उसको 3 साल के बाद हम आर्काइव्स का मतलब समझते हैं आप क्या है? ये आर्काइव्स तो वैसे अजायब घर को कहते हैं. फाइलों के भी आर्काइव सिस्टम होता है कि उसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रिकॉर्ड को रखा जाता है. तो आर्काइव्स एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के दफ्तरों के अंदर, उसमें ये फाइलें चली जाती हैं. लेकिन आर्काइव्स का सिस्टम जो है वो शायद हमारे अकाउंट्स के ऑफिस में इतना इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन सेक्रेटेरिएट के अंदर ये जरूर होता है. तो ये 4 किस्म की जो फाइलें हैं, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक मैं पहले आपको अलाउ करूँ कि मुझे ये बताएं कि आपको इसमें जो सवालात पूछने हैं वो आप पूछ लें, ताकि बाद में फर्दर आगे वाले जो फाइलिंग सिस्टम है उसके लिए हम जो है वो करें. यार प्लीज फैजुल्ला साहब इन्हें अलाउ करें आपके. जी पार्टिसिपेंट्स, जी बोलिए. नासिर, आप क्या कहना चाहते हैं बेटे? नासिर अली, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे मेरे तक. चलें फिर, नेक्स्ट जब ये पार्ट खत्म होगा तो हम फिर इसको टेकअप कर लेंगे. सवालात मैं आपके ले लूंगा. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन एंड रीडिंग ऑफ वेरियस रजिस्टर्स.
वो तो फाइलों के बारे में हमने पहले किया। अब हमारे जो रजिस्टर हम दफ्तरों में मेंटेन करते हैं उनको प्रिजर्व कैसे करना है और उनकी कैटेगराइजेशन या वीडिंग हमने कैसे करना है। The various registers used in Federal Secretariat should be categorized as under and preserved, retained for the period indicated against each. ऐसे रजिस्टर जिनको हम परमानेंटली अपना रिकॉर्ड रखना चाहते हैं वो रजिस्टर कैटेगरी ए में फॉल करेंगे। वो रजिस्टर जो कि बी कैटेगरी की जो फाइल हैं हमारी, उनके परमानेंट रजिस्टर मेंटेन करने के लिए उन रजिस्टरों को भी बी कैटेगरी में हम शुमार करेंगे। उनको हम बी कैटेगरी में, ये भी परमानेंट नेचर के होंगे, लेकिन दीज रजिस्टर्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड कि ये फाइलों की कैटेगरी बी को देखेंगे। सेक्शन डायरी रजिस्टर कैटेगरी सी में आएगी। इसकी लाइफ जो है ये 5 साल है। डाक बुक जो कि रूटीन में डेली जो इस्तेमाल होती है वो साल में एक एक साल की उसकी लाइफ होती है और उसको कैटेगरी डी में हम शुमार करते हैं। तो रजिस्टरों की, फाइलों की तरह रजिस्टरों के भी हम कैटेगराइजेशन जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी नेचर के हिसाब से करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स कैसे करनी है? Within 1 month of the completion of action on each file, the section officer concerned will, number one, give final subject heading to a file and underline the major with double line and minor keywords with single line therein. The subject should reflect the final outcome on the file, so that in many cases the subject heading originally given on the file cover as well as in the file register will need to be modified. जब कोई फाइल का एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सेक्शन ऑफिसर 1 महीने के अंदर अंदर उसको फाइनल सब्जेक्ट का नाम देके फाइल के ऊपर लिख देता है कि अंडरलाइन कर देता है मेजर डबल लाइंस के अंदर, और फिर नीचे उसके सिंगल लाइन के अंदर माइनर वर्ड्स में ये लिख देता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है और उसके नेचर ऑफ कैटेगरी कौन सी है, उसको उसके ऊपर बाहर कवर के ऊपर लिख दिया जाता है। ये तो हो गया आपका रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स। पहली फाइल स्लाइड के अंदर मैंने आपसे कैटेगराइजेशन, मैंने क्लासिफिकेशन, मैंने रिकॉर्डिंग के बारे में कि रिकॉर्डिंग की डेफिनेशन हैज बीन गिवन देयर, उसके अंदर इसको जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। फिर यहाँ तरीकाकार दिया गया है। इंडेक्सिंग हम क्या करेंगे? जब वो उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग के बाद उसका सेकंड नंबर आएगा इंडेक्सिंग ऑफ फाइल्स। इंडेक्सिंग क्या है? द रिकॉर्ड रूम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन। Indexing is a process of indication to the desired material so as to facilitate its location and find it out with ease and without wasting time and energy. इंडेक्सिंग करेंगे कि कौन सी फाइलें जो हैं उन पहले तो उनके ऊपर फ्लैग लगेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट आई हैव गिवन यू अर्लियर इन द प्रीवियस स्लाइड्स। फिर उसकी इंडेक्सिंग करेंगे कि ये किस जगह प्लेस करनी है हमने, ताकि आपको पता हो इंडेक्सिंग के जरिए, ताकि जब आपको दोबारा जरूरत पड़े तो आप जल्दी से उसको लोकेट कर लें। इस प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्स जो है वो सिंगुलर है और इंडिसेस उसका प्लूरल है। तो इंडेक्सिंग जो है आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, आर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर।
या तो एबीसी का साथ दे देंगे, हम उनके ऊपर लिख देंगे, या हम 1 2 3 4 लिख देंगे। अल्फाबेटिकल एबीसी लिखना और न्यूमेरिकल ऑर्डर 1 2 3 4 लिखना। An index provides information relating to any matter, particularly the location as to where a matter is lying. इससे ये हमें पता चलता है इंडेक्स से कि ये फाइलें कहाँ प्लेस हुई हैं, ताकि वक्त जरूरत हम वहां पर विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी हम वहां से उसको ट्रेस कर सकें। इट इज सर्टेनली ए गुड एड टू एनी ऑफिस डीलिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स। जो बड़े दफातर होते हैं जिनके अंदर रिकॉर्ड बड़ा ह्यूज वॉल्यूम में होता है, उसके अंदर इंडेक्सिंग करनी बड़ी जरूरी होती है। एसेंशियल्स ऑफ गुड सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग। अब इंडेक्स जो है वो आप इस तरीके से बनाएं तो अच्छे इंडेक्सिंग सिस्टम की कौन सी खसूसियात होती हैं। नंबर वन, इट शुड बी सिंपल होना चाहिए, इट शुड बी इकोनॉमिकल होना चाहिए, और ये स्पीडी लोकेशन इसकी पता लगने का ऐसा सिस्टम होना चाहिए। इट मस्ट मैच विद फाइलिंग सिस्टम अडॉप्टेड। रजिस्टर और फाइलिंग सिस्टम का रिकॉर्ड जो है वो साथ साथ रखें ताकि आपको पता चल सके। फाइलिंग एक कैटेगरी वाले और रजिस्टर एक कैटेगरी वाले साथ साथ अलमारियों में रखें। इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल एनफ कि ये इंडेक्सिंग का सिस्टम जो है ये भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वक्त के साथ उसके अंदर कहीं जरूरत पड़े को चेंज करने की, तो वो चेंज हमारे लिए कोई मसला ना हो, इजिली हम उसके अंदर चेंज जो है वो इंसर्ट कर सके। दिस शोज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इन विच वी आर प्रिजर्विंग आवर ऑफिशियल रिकॉर्ड। टाइप्स ऑफ इंडेक्स जो हैं इसकी 5 किस्में हैं। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स के इंडेक्स के टाइप क्या हैं, ये लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट है उसका, उसमें ये डिटेल होती है। एज सच मुझे भी इनके बारे में कोई इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ नाम ले लिए हैं कि बुक इंडेक्स रख लें, वॉवल इंडेक्स रख लें, लूज लीफ बुक इंडेक्स रख लें, फिक्स इंडेक्स रख लें, या कार्ड इंडेक्स रख लें। इंडेक्स मीन्स कि यू हैव टू गिव अ सर्टेन टाइप ऑफ फ्लैगिंग, या उसकी जो है वो तरतीब ऐसी बनाएं कि आप उनको आराम से लोकेट कर सकें। दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड इन टेक्निकल फील्ड, और you are only required to memorize for the examination purpose types of index जो है वो कितनी किस्म के होते हैं। इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, और मेरा ख्याल है कि शायद ये ज्यादा टेक्निकल होने की वजह से ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। बहरहाल एनी हाउ, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द नेम ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्सेस या इंडेक्सिंग। Then comes your advantages of good system of indexing. It is useful assistant to both filing and location. फाइलिंग और जो है इसकी लोकेशन जानने के लिए आपकी इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है। इट इंश्योर्स क्रॉस रेफरेंसिंग। ये क्रॉस रेफरेंसिंग कि अगर फाइल के अंदर रेफरेंस दिया है तो साथ ही रजिस्टर पड़ा होगा साथ वाली अलमारी में या साथ वाले खाने में, तो आप उसको मैच कर सकेंगे कि ये फर्दर रेफरेंस चाहिए तो वो वहां पड़ा हुआ। इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। इंडेक्सिंग सिस्टम की एडवांटेज ये है कि ये एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द ऑफिस आउटपुट। दफ्तर की आउटपुट को बढ़ाता है ये कि आपके रिकॉर्ड जो है वो जितना इजीली ट्रेसेबल होगा, आपके दफ्तर की जो वर्किंग है वो इतनी एफिशिएंट हो जाएगी। रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। इसको जरा गौर से सुनिएगा। द सेक्शन असिस्टेंट विल कंसल्ट द रजिस्टर ऑफ फाइल्स
due for destruction in January each year. हर साल जनवरी के महीने में सेक्शन का असिस्टेंट जो है वो रजिस्टर ऑफ फाइल्स को चेक करेगा कि कौन कौन सी फाइल डिस्ट्रक्शन जिसकी करनी है वो कौन कौन सी. Prepare a list of files to be destroyed during the year and submit. ये वर्ड सबमिट है, इसको प्लीज मैं ठीक कर देता हूं. And submit the list to the section officer together with the relevant files. जो वो लिस्ट तैयार करेगा वो कि कौन कौन सी फाइलें जो हैं उनको हमने रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना है उसकी लिस्ट बनाएगा. एंड दैट लिस्ट वुड बी प्लेस्ड बिफोर द सेक्शन ऑफिसर कि जी ये रिकॉर्ड इस साल हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है, हमने रीड आउट करना है. Section officer will go through the files to see if a particular file should be retained further and is so. अगर ऐसा हो तो वो उसके फाइल कवर को चेंज करेगा और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर और स्टैंप लगा देगा कि इसको आप जो है वो रीड आउट कर सकते हैं. The assistant will strike up the old entry in the register of files due for destruction, make a fresh entry on the relevant page and return the file to the record room. ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सेक्शन असिस्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो फाइल जो है वो रिकॉर्ड रूम के अंदर वो भेज देगा उसको. Number 2, files which have outlived their utility and are no longer required shall be destroyed. वो फाइलें जो कि अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं, लाइफ से मुराद ये है कि फर्दर उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं रिक्वायर्ड और आइंदा भी जरूरत नहीं पड़ सकती, तो उसको डिस्ट्रॉय जो है वो कर दिया जाता है. All confidential and secret files and papers for due for construction shall be destroyed in accordance with the instructions contained in the booklet. Security of classified matter in the civil departments. All non-confidential files and papers shall be destroyed in the presence of a responsible officer. अब ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी इनका प्रोसीजर जो है वो हमारे दफ्तरों के अंदर मौजूद है. कौन सी फाइलों को हमने रिटेन करना है, कौन सी फाइलों को हमने डिस्ट्रॉय करना है. नॉन कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और पेपर जो है वो हर साल डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ये एफर्ट करना पड़ता. तीसरा नंबर इसके अंदर ये है कि नो मिनिस्ट्री डिवीजन में डिस्ट्रॉय एनी फाइल ऑन देयर ओन. For this purpose, all the ministries divisions may prepare proper list of files due for destruction and chalk out disposal schedule in consultation with the Department of the Archives. अब मिनिस्ट्री के अंदर या डिवीजन के अंदर कोई वो मिनिस्ट्री डिवीजन रिकॉर्ड को अपने तौर पर उसको डिस्ट्रॉय करने की उनकी इख्तियार नहीं है, उनकी अथोराइजेशन नहीं है. इस पर्पस के लिए वो सिर्फ होमवर्क करते हैं और फाइनल ऑर्डर जो है वो फिर डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स को कंसल्ट करने के बाद ये फैसला करते हैं कि इनकी फेट क्या कर. दिस इज रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड. अब तक आपके कोई सवालात इस पार्ट 1 से मुतल्लिका हैं तो आप मुझे बता दें, हम फिर आगे चलते हैं. जी मुनसिफ.
मुनसिफ क्या पूछना चाह रहा है भाई? आवाज नहीं आ रही मुनसिफ की। फैजुल्ला साहब, इसको अलाउ करें। मुनसिफ खान कुछ पूछना चाहता है, क्वेश्चन। मुनसिफ खान। अच्छा, मुनसिफ की जब तक आवाज नहीं आती, हुमैरा वजीर क्वेश्चन पूछ रही है कि सर कितने लेक्चर रह गए हैं। हुमैरा बेटे, आपके लेक्चर रह गए हैं, आज का लेक्चर निकाल के 12 लेक्चर और हैं। और आपकी क्लास जो है वो हफ्ते में एक और बढ़ गई है। मीन्स कि अब आपकी क्लास एक दिन छोड़ के हुआ करेगी। संडे के बाद मंडे नहीं होगी, वन ट्यूसडे को होगी, फिर थर्सडे को होगी। तो 3 क्लासेस मीन्स कि इससे हम अ, आपके पीरियड रह जाएंगे बाकी 12। एक हफ्ते में 3 पीरियड होते हैं, और 2 हफ्ते में 6 पीरियड हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि थर्ड वीक तक हमें जाना पड़ेगा, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक। आ, तो फिर मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हम सिलेबस कवर कर लेंगे। कुछ टाइम बच गया तो मैं पेपर भी डिस्कस डिस्कस करूंगा। अगला जो सेशन है हमारा, परसों जो लेक्चर आ रहा है, या संडे से मैं शुरू कर सकता हूँ कि 1 घंटा मैं आपके प्रीवियस पेपर या आधा घंटा उसको भी मैं दे दूँ। तो होपफुली थर्ड वीक में हम इसको एंड कर देंगे, एंड यू विल बी लेफ्ट विद 10 days के करीब। इम्तहान से पहले आपको मैं फारिग कर दूंगा। तो वजह इसकी ये बनी है कि हमारी सिर्फ हफ्ते में 2 क्लासेस होती थी। तो अब इस वीक उन्होंने एक क्लास का इजाफा किया है। तो अब थोड़ा सा जो एक्सेलरेट हो जाएगी, हमारी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, और हम होपफुली अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। जी मुनसिफ, कैसा अलाउ करना है बेटे? मुनसिफ खान जो हैं वो पूछ रहे हैं कि कैटेगरी ए बी सी डी जो है, ये सेक्शन में बनानी है या रिकॉर्ड रूम में बनानी है? ये आपके सेक्शन ने बनानी है, और उसको अपने अपने सेक्शन में कि कौन सी कैटेगरी बनाई है, उसको अपने इंचार्ज अफसर से अप्रूव करा के देन रिकॉर्ड रूम में भिजवाना है। ये आपके सेक्शन का काम है, उसकी कैटेगराइजेशन करना। और देन फिर आप रिकॉर्ड रूम, जो रिकॉर्ड रूम अफसर जो आपका इंचार्ज होगा, वो उसके हवाले आपने करनी है। लेकिन रिकॉर्ड इसका सिंबल्स की सूरत में आपके पास रहेगा कि आपकी फाइलों की कैटेगरी क्या है जो आपने रिकॉर्ड रूम में बेची हुई है। और वो बवक्त ज़रूरत आप वहाँ से जो है वो आप मंगवा भी सकते हैं रिकॉर्ड रूम से, दोबारा रेफरेंस चेक करने के लिए। तो इसलिए ये कैटेगराइजेशन आपके सेक्शन ने करनी है। सलमान खान पूछ रहे हैं कि एग्जाम की डेट है। बेटे ये अभी तक कोई पता नहीं है। जो भी हो, इम्तहान तो देना ही है ना, पेपर तो देना है हम। नासिर अली बार बार पूछ रहे हैं। नासिर अली, आपका कोई दोस्त इसको हेल्प आउट कर देगा, आपको आपको मेल कर देगा ये लेक्चर। मैं जैनुल आबिदीन से कहता हूं कि वो आपको मेल कर दे, अगर उसने रिसीव कर लिया है। तो नासिर,
आपको जैनुल आबिदीन जो है वो मेल कर देगा, वो ज्यादा एक्सपर्ट है इन चीजों में, कंप्यूटर में, तो ही विल सेंड यू। ओके जैनुल आबिदीन, सुन रहे हैं आप? और अगर आपको जैन के साथ आपका राब्ता, फोन नंबर तो होगा आपके ग्रुप में, जैन से आप राब्ता कर ले, जैन विल हेल्प यू आउट इन दिस मैटर। वो लेक्चर आपको भेज देगा जो कि आपके मिसिंग हुए हुए हैं। आई हैव रिक्वेस्टेड जैन। Zan is very obedient and good friend of all the class fellows and classmates. जी, any other question, participants? अब आप नमाज पढ़ लें, नमाज की ब्रेक 10 मिनट की हम करते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा पार्ट टू जो है अपना रिपोर्ट, पार्ट टू ऑफ टुडेज लेक्चर, उसको हम करेंगे। तो फैजुल्ला साहब 10 मिनट की ब्रेक दे रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक हो गया सर। हाँ जी।
जी participants, welcome back in the session again. आपका पार्ट 2 के बारे में कोई सवाल अगर है तो लेट मी। जी नासिर अली, ये मुनसिफ खान ने वॉलंटियर किया है अपने आप को आपको लेक्चर भेजने के लिए, तो आई थिंक ही विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। और जैनुल आबिदीन भी तैयार है। तो थैंक यू जैन। आप मुनसिफ के साथ टाई अप कर लें। आप दोनों में से एक बंदा उसे लेक्चर भेज दे जो अ, वो नासिर कह रहा है। तो या आप और फिर नासिर से पूछ ले उसे चाहिए कौन सा लेक्चर। वो शायद मुझे एक दो ही वो चाहिए होगा, बाकी तो उसके पास होंगे। इससे उसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। ओके नासिर, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? जी नाउ वी कम टू दी part 2 of our today's lecture. पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, उसकी करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, फिर उसके एलिमेंट्स पढ़े थे और क्या क्या चीजें नहीं थी वो रिपोर्ट को डिस्कस करने वाली थी। देन फिर मैंने उसको जनरल क्लासिफिकेशन के तहत दो हिस्सों में उसे डिवाइड किया था, शॉर्ट रिपोर्ट्स और लॉन्ग रिपोर्ट्स। शॉर्ट रिपोर्ट्स कुछ मैंने आपको उसकी डिटेल दे भी दी थी। और आज के पार्ट 2 के अंदर हम general classification of all the reports that are being used in our official business उसके बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये नाम है एक जनरल क्लास में पहला नंबर है वॉलंटियर रिपोर्ट्स का। वॉलंटरी रिपोर्ट्स, जो कोई ना कहे कुछ कहे, रिपोर्टिंग जो है ना वो वॉलंटरी रिपोर्ट्स होती हैं। हमारा खुसूसी तौर पर जो मीडिया है अखबारों में ये वॉलंटरी रिपोर्ट्स देता है। इंटरनल रिपोर्ट्स जो हैं किसी भी दफ्तर के अंदर उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं। एक्सटर्नल रिपोर्ट जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट्स भेजता है। कुछ फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होती हैं। नोट हियर नंबर 6, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, लीगल रिपोर्ट्स या आईनी कानूनी रिपोर्ट्स जो हैं वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स कहलाती हैं। ये इम्तिहान में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर क्वेश्चन आ चुका है। देन हमारे दफ्तरों के अंदर पीरियोडिक रिपोर्ट्स जाती हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो हैं वो एक खास अरसे के बाद रिपोर्ट जाती है। और अकाउंट्स वाले आप लोग पीरियोडिक रिपोर्ट्स, मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भिजवाते हैं, फिर आप एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भिजवाते हैं। और अगर थोड़ा सा आप और कोई अकाउंटिंग के सिस्टम को समझें तो पिफरा प्रोजेक्ट के तहत आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी भेजना होती है अकाउंट्स की और बाई एनुअल रिपोर्ट्स भी भेजना होती है।
तो इस तरीके से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं, और ये अकाउंट स्टेटमेंट जो है ये साल में 4 दफा गवर्नमेंट में भेजी जाती है। लेकिन कुछ दफ्तरों में वो महीने की भेजते हैं या फिर बाद साल में भेज देते हैं। लेकिन पीरियोडिक रिपोर्ट के अंदर ऐसी जो कमर्शियल या सेमी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हमारे बैलेंस शीट भी तैयार करती है, वो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट है। साल में एक दफा होती है। बैलेंस शीट तो खैर कभी भी तैयार हो सकती है, लेकिन साल में एक दफा तो जरूर बनती है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी साल में एक दफा हमारे सरकारी अदारे जिनमें कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं वो ये तैयार करते हैं। 9वें नंबर पर है इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसकी एक रिपोर्ट बना के आप हायर ऑफिस को भेजते हैं। देन एनालिटिकल रिपोर्ट आती है, फिर रिसर्च रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट होती है। अब इतनी सारी रिपोर्टें जो हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप जरा गौर से देखें। एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है, एक आपकी एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं, एक आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, एक आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, और एक चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट। चेयरमैन एनुअल रिपोर्ट के ऊपर सवाल आ चुका है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। आप बाकी बच गई हैं एक दो, उनके भी तो इन 17 रिपोर्ट्स जो मैंने नाम आपके सामने डिस्प्ले किए हैं, इनमें से चेयरमैन रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, इनके बारे में जरा थोड़ा सा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी, कि इस पर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। बाकी तो फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। These are the important subjects on which an examiner normally या generally asks the question. अब इन रिपोर्ट्स को थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन किया गया है, जिनकी मैंने लिस्ट आपको पहले डिस्प्ले की है। ये उनकी तफसील आगे थोड़ी थोड़ी है। वॉलंटरी रिपोर्ट्स वो होती हैं, these are prepared on one's own initiative without someone else demand. कोई डिमांड करे या ना करे, अपने तौर पर ही हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। These are detailed reports with enough of discussion dedicated to the background of the subject with careful expression of the purpose. ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो वॉलंटरी रिपोर्ट्स कहलाती हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स आर मेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनली for the internal purposes. They might follow the memo format. Memorandum. Memo is abbreviation of memorandum. External reports जो हैं are meant for external purposes and are prepared to meet the communication needs with people outside the organization. They are prepared in the letter format or in a manuscript format. Then comes our formal reports. A formal report is one which is drafted in a pre-arranged form and submitted according to an established procedure to a prescribed authority. हमारे जो दफ्तरों के अंदर हम अकाउंट्स वाले जो हैं वो फॉर्मल रिपोर्ट्स अकाउंटिंग की भेजते हैं।
मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसका एक फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, उसके ऊपर हम वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके हम भिजवा देते हैं हायर ऑफिस को। इसी तरीके से हर दफ्तर के अंदर कुछ फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं और उनके फॉर्मेट जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज किए होते। फिर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं। ऐसी रिपोर्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करती है। इट मे रेंज फ्रॉम ए शॉर्ट और मोस्ट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ऑन ए सिंगल पेज to a more organized presentation taking several pages. ये इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो हैं इनका जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के काम आती हैं। ये एक पेज पर मुश्तमिल भी हो सकती हैं और सेवरल पेजेस पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं। Two persons are involved in it. For the sake of communication, they communicate with one another. जो है each other वो करते हैं और ताकि कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। Then periodic reports are prepared and submitted at regular prescribed intervals. Periodic reports important report है। They may be submitted annually, semi-annually, quarterly, quarterly, monthly, fortnightly, weekly और इवन डेली बेसिस पर रिपोर्ट जो है हमारे ऑफिसेस जो हैं वो डिमांड करते हैं किसी सब्जेक्ट या इशू के ऊपर, तो फिर हमें ऐसी रिपोर्ट्स देना पड़ती हैं। इनको पीरियोडिक रिपोर्ट्स कहते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड प्री डिफाइंड वे। हायर ऑफिस की तरफ से उसका फॉर्मेट आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर बनाई जाती है। रिक्वायरमेंट हायर ऑफिस की होती है, उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन उन्हें कन्वे करते हैं। मसलन सीजीए रिपोर्ट मांगेगा वीकली फोर्टनाइटली, तो एजी ऑफिस जो है वो रिपोर्ट उसको भिजवाएगा। फॉर्मेट उसका सीजीए ऑफिस देगा या ऑडिटर जनरल ऑफिस देगा, ऑडिट ऑफिस इसके मुतल्लिका। पीरियोडिक रूटीन, ये रूटीन की रिपोर्टें होती हैं। रिपोर्ट डिस्कस जो हैं वो परफॉर्मेंस ऑफ ए डिपार्टमेंट और डिवीजन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बेसिक पर्पस इसका ये है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज बीइंग डन बाय ए डिपार्टमेंट या डिवीजन जो है एक मखसूस अरसे के दौरान। The purpose of these reports is to keep managers abreast of how things are going on, and so they can take corrective measures if any, if necessary. So this is the general brief description या definition of periodic reports. उसके बाद आती है हमारी informative reports. Information report जो है focuses on facts. Depending on the seriousness, they may have to be discussed later on. These reports are organized around subtopics. These reports present information without any personal biases of the person creating them. These reports emphasize upon facts but do not offer any type of recommendation. ये फर्क ज़हन में रखिएगा कि इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट देते हैं हम उसमें सिर्फ फैक्ट्स बयान करते हैं और दोज फैक्ट्स आर गिवन विदाउट एनी बायसनेस। उसमें हमें पार्शियलिटी जो है वो नहीं छोड़, कोई कोई किसी साइड की साइड नहीं लेनी होती, बिल्कुल इम्पार्शियल होके हमें फैक्ट्स जो है वो दूसरी बंदे को, रिपोर्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को हमने भिजवानी होती है। ऐसी रिपोर्टें जो हैं वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स कहलाती हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, a report prepared and presented according to the form and procedure laid down by law is called statutory report. For example, audit report जो है हमारी ऑडिट की वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट।
The structure and contents of these reports are determined by the related authorities. दोनों अदारे जो हैं, मसलन फाइनेंस वाले ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मांगते हैं, तो ऑडिटर जनरल का महकमा जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उसका फॉर्मेट डिजाइन करता है कि किन लाइनों के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट चाहती है. These reports are required by law, and being unable to submit them with respected authorities, being unable to submit them with respected authorities would end up in legal consequences. इसका मतलब ये है कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट की रिपोर्ट्स जो हैं वो अगर हम ना भिजवाएं तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतना पड़ते हैं. मसलन ऑडिट रिपोर्ट जो है हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, तो इसका क्वेश्चन जो है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के नाम से भी आ सकता है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट इज अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, गिव इट्स फॉर्मेट, हाउ इट इज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट. तो ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के समझ के अंदर आता है. 10 स्पेशल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं. Special reports target a specific problem or specific facts. For example, a due diligence report, a fraud investigation report, an audit report to management. Special reports are prepared once for each individual task. These provide much more flexibility due to their individuality. However, that is itself generally makes them more difficult to write due to their potentially free form. इसके अंदर इसको प्रिपेयर करेंगे, ये जरा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन ये इसके मुताबिक जो है वो डील किया जाता है. अब स्पेशल रिपोर्ट के कंटेंट्स जो हैं वो उसकी बैकग्राउंड दी जाती है, और बैकग्राउंड के साथ फाइंडिंग्स दी जाती हैं, फिर एनालिसिस किया जाता है, और इस हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ होता है और रिकमेंडेशंस जो हैं. ये इसका फॉर्मेट है दैट आई एम शेयरिंग विद यू पीपल. तो इस तरीके से ये रिपोर्ट्स जो हैं आप तैयार करते हैं. Then comes your analytical report. Analytical report जो है, it analyzes the facts, draws and conclusions, makes recommendation. These reports are generally organized around logical arguments and conclusions. These reports contain analytical information in narrative form. इसके कंटेंट्स कैसे बनाए जाते हैं? इंट्रोडक्शन दिया जाता है, देन उसकी फाइंडिंग्स दी जाती है, फाइंडिंग्स के बाद उसके कंक्लूजन जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, और रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी जाती हैं. इस तरह से ये एनालिटिकल रिपोर्ट जो है वो हम सबमिट करते हैं टू द अथॉरिटी दैट हैज डिमांडेड दैट रिपोर्ट. देन रिसर्च रिपोर्ट है.
Research reports are based on research carried out by some internal or external team. They are prepared and submitted after the research is over and comprises of conclusions, suggestions, and other significant information. These reports are usually demanded by the strategic management and made by developing teams of the corporation. रिसर्च रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स ने कुछ इस तरीके से दिए हैं. इंट्रोडक्शन जो है इट गिव्स द ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम अंडर डिस्कशन, और फिर इसके बाद डिस्कशन आती है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स आते हैं. दिस पार्ट डिस्कसेस द फैक्ट्स एंड एविडेंसेस एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ साउंड रिकमेंडेशंस. Then comes conclusions. This part narrates what the findings mean. जो आपने results draw किए हैं वो क्या चीजें हैं उसकी explanation दी जाती है. The conclusions are often combined with the recommendations. और recommendation फिर का part आता है उसका. When they are requested to be presented, this part of the report provides precise suggestions of courses of action and their justification. इसके बाद अपेंडिक्स हम ऐड करते हैं. अपेंडिक्स मींस एनक्लोजर्स. अपेंडिक्स जमा है, अपेंडिसिस उसकी प्लूरल है, जमा है उसकी, अपेंडिक्स सिंगुलर है. They are used for supporting materials that are relevant to the findings of the report and might be important to many readers, but yet not to all maybe. Then references देने बड़े जरूरी होते हैं research reports के अंदर. This part helps the reader to locate the sources of ideas of the report. आपने जो research के अंदर जो references देने हैं वो references हेल्प आउट करते हैं रीडर के लिए कि ये आपने आइडिया किस सोर्स से बाय किया, कहां से आपने लिया, फिर आपने उसको एलेबोरेट किया. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स. देन प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स outlines the progress of the tasks in the project, including work completed, work remaining incurred, remaining cost to complete the project, and schedule of original and anticipated time for completion of the project. Performance appraisal reports जो हैं document the quality of employees' work performance for a particular period with identification of the individual strengths and weaknesses, training and development needs, and career planning. Feasibility report. A feasibility report examines the viability of the proposed undertaking from its technical, commercial, and economic standpoints. Feasibility report presents the benefits that the proposal or idea will yield with details of its initial capital costs, implementation schedule, recurring operation cost, and returns over the useful life of the undertaking. Feasibility report जो है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर बनाई जाती है. कोई भी हम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाती है गवर्नमेंट तो उसके अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है पहले कि क्या इस रिपोर्ट का फायदा क्या होगा, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी, इसके ऊपर रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स क्या आएंगे और रिटर्न क्या होगा गवर्नमेंट, या अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको रिटर्न प्रॉफिट जो है वो कितना होगा. ऑल दीज फैक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट. इसका फॉर्मेट भी मैं आपको दूंगा किस तरीके से आपने बनाना है. अभी जस्ट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स the main definition and explanation of the concept that I am putting before you people. Then number 15 comes sales and marketing report.
A sales and marketing report provides data for actual sales of various products classified by their quantities, territories, sales teams and distributors for a specific period. सेल्स रिपोर्ट जो है ये हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में होती है। हमारे जितने भी कमर्शियल अदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो जिसके अंदर कितनी चीजें हमारी बिकी, कौन कौन से इलाके के अंदर हमारी क्या क्या प्रोग्रेस रही, सेल्स टीम्स की क्या परफॉर्मेंस रही, और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो सच मटेरियल इज इंक्लूडेड इन सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट्स। उसके बाद चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट। The chairman's annual report presents a summarized description of the historical financial performance of the organization, its achievements and problems experienced during the period under review. The report provides information about future expectations and plans to obtain the desired results. Chairman's annual report जो है वो एक्चुअली हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलती है, लेकिन जो हमारे कमर्शियल या सेमी कमर्शियल अदारे होते हैं उनके चेयरमैन तक भी रिपोर्ट जो जाती है वो भी मटेरियल इसी टाइप के होते हैं। मसलन चेयरमैन वॉपडा है, आपके चेयरमैन जो है सुई एंड गैस के हैं, बाकी जहां जहां भी गवर्नमेंट के अदारे हैं, तो ऐसी रिपोर्टें उनको जाती हैं चेयरमैन के इंफॉर्मेशन के लिए कि जिस अदारे के वो हेड हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की, और उस ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स क्या हैं, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं, तो और फ्यूचर में हम क्या करने जा रहे हैं। दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस and plans to obtain the desired results. The report also informs the stakeholders ये वर्ड इकट्ठा है इन्फॉर्म्स, मेरे से अब इसका करेक्शन नहीं लग रही कि हाउ टू एनीहाउ, ये इन और फॉर्म इकट्ठा लफ्ज है। द रिपोर्ट ऑल्सो इन्फॉर्म्स द स्टेक होल्डर्स प्राइमरली एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, creditors, and analysis of the achievements and future expectations of the organization, including both profit and cash flow. वो मैंने अर्ज किया कि ये चूंकि कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में जिसमें प्रॉफिट और कैश फ्लो की डिटेल भी आती है, ऐसी रिपोर्ट चेयरमैन हेड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है उसको ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी किसी एक पेपर के अंदर। 1017 नंबर पर आती है ऑपरेटिंग रिपोर्ट। एंड ऑपरेशन या ऑपरेटिंग रिपोर्ट जो है समराइजेस द ऑपरेशनल एक्टिविटी फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। द रिपोर्ट माइट इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स एंड परचेजेस, employee information and inventory. Operating reports are used by management to obtain a quick summary of how the company is performing. For example, management of an airline might be interested about revenues and employee numbers, but also flight statistics, occupancy rates, and punctuality. एयरलाइन का एग्जांपल जो है वो यहाँ कोट की गई है, तो ये चीज़ें एक एयरलाइन से मुतल्लिका जो है वो जो ऑपरेशन जो करते हैं उनकी ऑपरेशनल रिपोर्ट्स कहलाती है, उसके अंदर ये फैक्ट्स आने होंगे।
कि अगर पीआईए हमारा जो है वो चल रहा है तो उसका रेवेन्यू कितना कितना कमा के देते हैं प्रॉफिट, एम्प्लॉय कितने हैं, फ्लाइट की स्टेटिस्टिक्स कितनी हमारी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं कंपनी की पूरे दुनिया के अंदर, उसकी स्टेटिस्टिक्स दें। फिर ऑक्यूपेंसी रेट्स क्या हैं आपके, ऑक्यूपेंसी से मुराद है कि लोग ट्रैवल भी करना पसंद करते हैं या कि जहाज ज़्यादा खाली जाता है, और क्या हमारी जो प्रवासी हैं पीआईए की वो पंक्चुअलिटी को ऑब्जर्व करती हैं या 4 4 घंटे लेट चलती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू एन एयरलाइन की ऑपरेशन की रिपोर्ट जो होती है उसमें ये चीजें शामिल होंगी। मैनेजमेंट यूज ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट आर परफॉर्मिंग वेल एंड एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट। इसका ऑपरेशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं उसका बेसिक मकसद ये होता है कि मैनेजमेंट को ये पता चल सके कि हमारा कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया वीक है, ताकि वो फिर वीक एरियाज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ सोच विचार करें। With this, we came to the end of second part of our lecture, today's lecture. तो अब इसके अंदर मैंने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स उनके फॉर्मेट आपको मैं सबमिट करूं, बस चेयरमैन से एनुअल रिपोर्ट जो है उसको दूं मैं आपको, और उसके साथ जो है पार्टिसिपेंट से भी ठहरिएगा, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट का भी मैं दूंगा आपको, और स्पेशल रिपोर्ट्स का भी, और ऑडिट रिपोर्ट का भी फॉर्मेट जो है वो मैं आपको दूंगा। कुछ का मैंने दे दिया हुआ है, कुछ का मैं जो है इम्पोर्टेंट का वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसको आपको देने की कोशिश करूंगा। तो जी मुनसिफ, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। वो पहले का हाथ रेज अच्छा, हुआ। पहले का हाथ खड़ा था, चलो ठीक हो गया, समझ आ गई सारी चीजों की। जी सर। जैन की आवाज नहीं सुनाई देती, किधर है वो जैन? सर पता नहीं फिर। जैन की आवाज भी नहीं आती, और रहीम यार खान से वो हमारे शान हैं वो रफी, उसकी आवाज भी कभी नहीं सुनी, नासिर की आवाज वैसे नहीं आती, और वो फूल भाई हमारे किधर हैं, वो तो कभी बोले ही नहीं है, हैं? क्या कहते हैं आप? जी सर। सर सेशन ऑफ हो गए ना, इसलिए मेरे हिसाब से राब्ता ही नहीं, नहीं हो रहा। क्लास क्लास तो बेटे अटेंड करते होंगे ना वो, लेकिन वो बस हाजिरी लगा के मेरे ख्याल है वो निकलने की बात करते हैं। चलें, पार्टिसिपेंट्स पूछिएगा, सवाल क्या है आपके? मुनसिफ खान ने तो कहा कोई सवाल नहीं उसका। पार्टिसिपेंट्स, आप यू हैव रेज्ड योर हैंड्स, लेकिन आप बोल नहीं रहे, तो आई एम अनेबल टू गेट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। रफ़ी बात कर रहा हूँ सर, रहीम यार खान से आपने याद किया था। हाँ जी रफी। मैं सर इधर ही हूँ सर, कहीं नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्लासेस आपकी रेगुलरली ले रहे। अच्छा चले, ठीक हो जी गया। जी 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 बिल्कुल सर। और सर आप खैरियत से है ना? बिल्कुल ठीक, मैंने कहा रफी का हाल पूछ लें, आज क्या हाल है। नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, डेली बेसिस पे क्लास ले रहे हैं। अपने शहर में आ गए हैं, ज़रा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अच्छा अच्छा। बाकी हाँ, साथ साथ ये भी चल रहा है, और दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह के एग्जाम्स के लिए वो भी बेहतर हो जाए। चलो ठीक है, और सुल्तान अली किधर होता है? वो सर जी बड़े अरसे बाद घर गया, अब मुझे नहीं लगता कि जल्दी सामने आए। अच्छा 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 जी जी वो भी खैरियत से है, उससे रब्ता हुआ था, मैसेज हुआ था, खैरियत से है सर वो। चलें। जज़ाकल्लाह सर, टेक केयर। हाँ ओके ओके बेटे, ओके, ओके सवाल सर, तो नहीं थैंक है यू। कोई आपका? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर आपका काफ़ी हद तक इजी और अंडरस्टैंडेबल होता है माशाल्लाह, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, चलो बेटे। थैंक यू सर, टेक। एनीबॉडी एल्स? हेलो और साहब का सवाल? सर, मेरा सवाल है, काइंडली सर आप बताएं
इसमें जो है वो ऑडिट रिपोर्ट आपने ब्रीफ की है सर, इंक्वायरी रिपोर्ट भी होती है ना सर, वो उसमें और इसमें क्या फर्क है सर? ये काइंडली रिपीट करवा दें। देखें, मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट का नाम इसमें नहीं दिया, एक बात। जी सर। दूसरी बात यह है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है। स्टैट्यूटरी का मतलब है कि लॉ बाइंडिंग है। लॉ बाइंडिंग के अगर लॉ रिक्वायर करता है कि आप एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को, तो लॉ बाइंडिंग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो हमारी जो है वो ऑडिटर जनरल की, मैंने ऑडिट रिपोर्ट को मैंने उठाया है कि वो रिपोर्ट जो है वो हमारी स्टैट्यूटरी है। अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो कोई अदारा जिसने बना के देनी है वो नहीं बना के देगा, तो वो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर हर्फ आ सकता है। तो ऐसी रिपोर्ट जो कि लॉ रिक्वायर करे वो आपको देना पड़ती है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने एनुअल रिपोर्ट आप बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को जाती है, फिर उसके स्टेक होल्डर्स को जाती है, वो भी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। But anyhow, whenever you are required to give some sort of information on the statutory report, then you will have to refer it towards audit report. बाकी रही इंक्वायरी रिपोर्ट, वो उसका स्टेटस कुछ और है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसके ऊपर मेरा एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो आएगा। वो फिर मैं आपके साथ उस वक्त डिस्कस करूंगा कि इंक्वायरी जो है वो किस टाइप की रिपोर्ट है, और बहरहाल वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात सर, ये जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जो हर साल ऑडिट वाले जो है वो रिपोर्ट बनाते हैं, जो हर साल की होती है, जेजी ऑडिट मंगवाते हैं या उसकी टीम आती है वो इंक्वायरी करके जाती है, वो क्या होती है सर? वो भी यही है स्टेजरी? नहीं, नौजवान, ये वो रिपोर्ट जो आपने इंक्वायरी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये सही लफ्ज नहीं है। ऑडिट वाले जो हैं वो बाई लॉ आते हैं आपके पास ऑडिट करने के लिए। ऑडिट जो है वो थोड़ी सी उसकी एक लाइन डिफरेंट है, इंक्वायरी जो है वो उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। मैं जब इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर आऊंगा, मैं ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आऊंगा, ये दोनों, आप इसको इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं कह सकते। अच्छा, इसको ऑडिट रिपोर्ट ही कह सकते हाँ, इसको ऑडिट रिपोर्ट ही कहेंगे। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपके फाइनेंशियल मैटर जो हैं वो ऑडिट अगर पॉइंट आउट करे अपने सालाना रिपोर्ट के अंदर, तो वो रिकमेंड कर सकता है कि जी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, देन गवर्नमेंट विल होल्ड एन इंक्वायरी इन दैट मैटर। लेकिन इटसेल्फ जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं होती, उसका फॉर्मेट और है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, और कोई साहब? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आवाज आपकी कम आ रही है भाई। जी सर मुख्तियार बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड सेक्शन से, एलसी के। जी, थोड़ा सा माइक के करीब हूँ आप। जी अब क्लियर है सर? हाँ जी, आप क्लियर हुई। सर ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अंडर हेड इसके अपना इसका जो हेड होगा वो तो रिपोर्ट जब भी तैयार होती है, हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट है तो ऑडिट के लिहाज से इसकी जो हेडिंग्स हैं वो तकरीबन ऑडिट से ही मैच कर रही हैं। जिस तरह की इसकी एक रिपोर्ट है इंटरनल, एक्सटर्नल और स्टेटरी जिस तरह होता है। और सर ये जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं ऑडिट के बाद ही होती हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ऑडिट में उनका मकसद काउंट नहीं हो रही, तो ये काउंट हो रही हैं मीटिंग्स में, जिस तरह स्टेटरी मीटिंग होती है। तो सर ये मीटिंग के बाद भी ऑडिट के लिए वो मकसद तैयार की जाती है रिपोर्ट ऑडिट?
नहीं, आपका दफ्तर कौन सा है? सर एलसी का रिकॉर्ड सेक्शन। एलसी का रिकॉर्ड जो है, आप चूंकि सीएमए से मुतलका हैं, ये मैं आपको बयान कर दूं कि जो आपकी रूटीन की मीटिंग मसलन ऑडिट वालों के साथ मीटिंग होती हैं, जी। उन मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, रिपोर्ट नहीं बनती। राइट सर। मीटिंग होती है, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, कमेटी जो डिसीजन करती है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर आती है, उसको रिपोर्ट का नाम नहीं दिया जाता। राइट। फॉलो कर गए हैं आप पॉइंट? जी सर। हाँ जी। और कोई साहब? थैंक एनीबॉडी एल्स? मैं आपका क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी देख लूं। ये अनम अकरम पूछ रही हैं कि थर्सडे वाले दिन उनकी एमएटीआई के अंदर फिजिकल क्लास है रावलपिंडी में। तो अनम, ये क्लास हमारी 7 से 9 बजे तक होगी, लिहाजा ये उसके साथ क्लैश नहीं आएगा। आपकी 5 से 7 है ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो हमारी ये वाली क्लास जो है बीसीआरडब्ल्यू की, ये 7 से 9 बजे तक। मंसूर पूछना चाह रहे हैं कि सेक्शन ऑफिस को ऑफिसर इंचार्ज बी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। सेक्शन ऑफिसर एक सेक्शन का इंचार्ज है, उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट सेक्शन कहेंगे। मैंग्रीव साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अलाउ, अलाउ MIC क्या मतलब, माइक, या क्या कहना चाहते हैं? ये लफ्ज क्या एब्रीविएशन है? जी सर, माइक का था। माइक है। माइक का था। मैंने, हाँ जी हाँ, मैंने सवाल से पूछ लिया, आपने जवाब भी दे दिया सर। इंक्वायरी अच्छा। ऑडिट रिपोर्ट का था। जी अच्छा सर। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू सर। नासिर अली, आपका मसला तो मैंने हल कर दिया, फिर आप क्यों परेशान हैं? जैनुल आबिदीन से राब्ता करें या मुनसिफ खान से, ही विल सेंड यू द मटेरियल जो कि आपके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये चेयरमैन्स एनुअल रिपोर्ट है, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। तो ऑडिट रिपोर्ट पे में भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से का जिक्र होता है, तो इसमें क्या फ़र्क होगा? कैसे हम मतलब रेट करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों में से? देखें, जो चेयरमैन रिपोर्ट है उसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट का एस्पेक्ट आमदनी है, प्रॉफिट कितना हुआ है। ऑडिट जी रिपोर्ट के अंदर हम प्रॉफिट नहीं चाहते, हम ये ठीक है। चाहते हैं कि जो पैसा पार्लियामेंट ने आपको बजट की सूरत में दिया है वो प्रॉपर खर्च हुआ है कि नहीं हुआ। ये दोनों में वाज़ेह डिफरेंस है। अच्छा ठीक है सर, जज़ाकल्लाह।
हाँ नासिर, आपकी हाजिरी बहुत सबसे ज्यादा हाजिरी आपकी मुझे नजर आ रही है आज। और किसी साहब का सवाल है तो, अगर नहीं तो फिर छुट्टी करते हैं फिर। फजुल्ला साहब जी सर। पूछ लें इनसे, और कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? जी सर, एक दो ने हैंड रेस किए हैं सर, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जी पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लोज करने लगा हूं। फैजुल्ला साहब,